जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। झारखंड चुनाव नतीजों पर बीजेपी की बैठक जारी है। प्रदेश कार्यालय में दूसरे दिन भी बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल है। बीएल संतोष प्रदेश संगठन के नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बैठक में बीजेपी के जीत और हारे हुए उम्मीदवारों से मौजूदा स्थिति पर चर्चा हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय भी इस बैठक में शामिल हैं। कल भी रांची में समीक्षा बैठक हुई थी। प्रत्याशियों ने खुलकर हार की वजह भी बताई थी। मैया योजना, भीतरघात और जेएलकेएम के वोट काटने को हार की वजह बताया गया। झांसी में झारखंड में आज भी ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार जो बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है उसके पीछे की वजह क्या है। बीएल संतोष संगठन मंत्री इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कई बातें सामने निकल कर आ रही है। सबसे बड़ा फैक्टर मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है। भीतरघात एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। जेएलकेएम का वोट काटना भी बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। तो झारखंड में बीजेपी की क्यों हार हुई है, इसी पर आज दूसरे दिन भी मंथन चल रहा है। बीएल संतोष संगठन मंत्री है, वो इस पर चर्चा कर रहे हैं और हारे हुए प्रत्याशियों के अलावा बाबूलाल मरांडी और जीते हुए प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल हुए। और झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चुनावी हार पर मंथन और समीक्षा जारी। समीक्षा बैठक के दूसरे दिन जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी समेत प्रदेश के प्रवक्ता शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने 2 दिन के दौरे में विधानसभा चुनाव में मिली हार पर हर बिंदु पर चर्चा की। संगठन की कहां कमी रही, सरकार की योजनाओं का कितना प्रभाव पड़ा, बीजेपी कहां चूक गई, इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान जो बातें सामने आई हैं उस पर भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। चुनाव के बाद एक बार सब कार्यकर्ताओं से विषय समझने का प्रयास करते हैं कि किस परिस्थितियों में इस प्रकार का परिणाम आया, हमसे कहां चूक हो गई, कहां जनता ने हमारे कॉल पर रिस्पांस नहीं किया, हम जिन मुद्दों को लेके गए क्या कारण था कि उसे जनता ने स्वीकार नहीं किया। ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं। इन सारे विषयों पे एक विस्तार से चर्चा 2 दिन हुई है और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पे हमारा जो प्रांत का नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसको अवगत कराया जाएगा और आगे फिर योजना बना करके हम काम में लगेंगे। और कुशवा समाज ने पांकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता को सदन का नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की है। समाज से जुड़े कार्यकर्ता तख्ती लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे। समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि कुशवा समाज की आबादी राज्य में 13% है और ऐसे में उनके जनप्रतिनिधि को उनका हक मिलना चाहिए। कुशवा समाज के अनुसार वो जनसंघ काल से बीजेपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। कुशवाहा, दांगी, कोयरी जो एक जात है, इसकी संख्या 13% है और हमारी जो जिला अधि नेतृत्व है, झारखंड नेतृत्व है भाजपा का, उनसे हम लोग ये कहने आए हैं कि हमारी संख्या इतनी है तो हमारी विधानसभा में भी या राज्य में नेतृत्व दिया जाए, जिसमें एक है कि विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता बनाया जाए और नहीं तो संगठन का प्रभार मांगे कि इनको या तो प्रतिपक्ष के नेता बनाया जाए या संगठन में कहीं महत्वपूर्ण पद दिया जाए ताकि हम लोग का मनोबल और ऊंचा रहे। अगर पार्टी हम लोग बात सुनता है तो भी और नहीं सुनता है तो भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। अब हम लोग विरोध प्रदर्शन नहीं करना है, हम लोग निवेदन अगर विनती करने आए कि हम लोग को बात को भी सुना जाए। और रांची से एक और बड़ी खबर मिल रही है। 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक होगी। जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बैठक में विधायक दल के नेता भी चर्चा में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रांची से एक और बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी की समीक्षा बैठक है। जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में हार की समीक्षा होगी। बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बैठक में विधायक दल के नेता पर भी मंथन होगा, चिंतन होगा, चर्चा होगी।
और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, हेमंत कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा। विधानसभा सत्र से पहले विस्तार संभव है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जेएमएम कांग्रेस का दावा, कहा दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल का फार्मूला लगभग तय है। जेएमएम 6, कांग्रेस 4, आरजेडी 1। इस फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्री परिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार देखने को मिलेगा। तो हेमंत कैबिनेट पर लगातार जो सवाल उठ रहे हैं कि कब होगा हेमंत कैबिनेट का विस्तार, उसको लेकर जवाब आ गया है कि विधानसभा सत्र के पहले यह विस्तार संभव है। कैबिनेट विस्तार को लेकर जेएमएम कांग्रेस ने दावा भी किया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। तो यह रहा वो फॉर्मूला जिसके तहत यह विस्तार संभव है। कैबिनेट नहीं होगी, फॉर्मूला पुराना होगा। जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और आरजेडी का 1 मंत्री संभव है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ इसी तरह का जो कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें जेएमएम की ओर से दीपक हजीबुल्लाह, इसके अलावा मथुरा महतो और सुदीप कुमार, योगेंद्र प्रसाद, ये नाम आगे चल रहे हैं। और कांग्रेस की बात करें, रेस में तो रामेश्वर उरांव हैं, इरफान अंसारी हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं और प्रदीप जी हैं। इसके अलावा अनूप सिंह का भी नाम चल रहा है आगे। आरजेडी की रेस में बात करें तो सुरेश पासवान का नाम सबसे आगे। उसके अलावा संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह का भी नाम आगे चल रहा है। उम्मीद तो है कि 9 से पहले, सत्र शुरू होने के पहले मंत्रिमंडल अपना आकार ले लेगा और उसकी कवायद चल रही है। अपने गठबंधन के साथियों से विचार विमर्श हो रहा है। एक संतुलित मंत्रिमंडल देने का जो काम करना है माननीय हेमंत जी को, उस काम में वो लगे हुए हैं और बहुत जल्द तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि सप्ताह के शुरुआत में मंत्री परिषद का नामों का फैसला हो जाएगा। क्या लगता है 9 तारीख से पहले? बिल्कुल, 9 तारीख से पहले मंत्री परिषद का फैसला हो जाएगा और मंत्री परिषद का शपथ भी हो जाएगा। और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार सीएम हेमंत सोरेन का विशेषाधिकार है, वो इसे लेकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के सहयोगी दल भी कैबिनेट विस्तार में अपने दल की तरफ से नाम तय करने लगे हैं। विनोद पांडे ने कहा है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, तो स्वाभाविक है कि कुछ उनको भी सोचने का हम लोग अवसर दें। और इंडिया गठबंधन के अंदर में जितनी भी पार्टियां हैं उन सबों से बातचीत हो रही है और हम समझते हैं कि इस पर बहुत जल्द विराम लगाया जाएगा। विधानसभा सत्र से पहले बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से झारखंड में आलू को रोकने के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आलू रोकने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने अब संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी को निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत को फोन किया है। मनोज पंत ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले को सुलझा लिया जाएगा। गुमला जिला में चक्रवाती तूफान फेंगल का असर दिखने लगा है। फेंगस की वजह से मौसम में बदलाव आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हैं। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 से 4 दिन का तूफान फेंगस का असर दिखने को मिल सकता है। मौसम में बदलाव से जिले में ठंड बढ़ सकती है और बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश कुमार भगत। फेंगल का असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण यह असर पूरे जिले में दिखाई दे रहा है। सुबह से आपको बता दें, जो बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव के कारण जो मौसम है वो बदल गया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और आपको बता दें, काले बादल छाए होने के कारण तापमान की बात करें तो तापमान में भी गिरावट आया है। ठंड बढ़ गई है। लोग जरूरी कामों से ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा भी लोगों को बीच में अगले 3 से 4 दिनों तक झारखंड सहित पूरे गुमला जिला में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर के जो आपको बता दें, जो रोड है, रोड में लोग इक्का दुक्का ही लोग हैं जो निकल रहे हैं। और जो एक तरह से मौसम का बताएं आपको तो पूरे गिरावट आई है तापमान में और लोग गर्म कपड़े पहनकर, स्वेटर पहनकर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं।
और मौसम विभाग के द्वारा भी अगले 3 से 4 दिनों तक जिले सहित पूरे झारखंड में ऐसे ही मौसम की बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और खबर धनबाद से, जहां भुलन बरारी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया और देव प्रथा आउटसोर्सिंग में चक्का जाम भी कर दिया। बता दें कि भुलन बरारी बाजार घोड़ा लक्ष्मी कोलियरी के लोग 2 महीने से पानी की समस्या से परेशान हैं। परियोजना में वाटर सप्लाई पाइपलाइन टूट गई थी और 2 महीने बीतने के बाद भी इसे ठीक नहीं किया गया। लोगों ने प्रशासन और परियोजना प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और वाटर सप्लाई सही नहीं होने तक परियोजना का काम बंद रखने की चेतावनी भी दी। इस परियोजना प्रबंधन ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया। लोग टाइम पर अपना स्कूल नहीं जा पाता है, पानी न लाता है तभी जा पाएगा, कैसे पढ़ाई लिखाई होगा। हम लोग को बहुत दिक्कत है पानी का, और ऐसा आप लोग कीजिए कि ताकि हम लोग को भी पानी मिल सके। ये जगह टेन सिंह के नाम से जाना जाता है, 6 नंबर का एरिया में पड़ता है। और हम लोग चक्का जाम इसलिए किए हैं कि आज तकरीबन 2 महीना से हम लोग को ये प्रोजेक्ट प्रबंधन द्वारा हम लोग का पाइपलाइन जो खाद का पानी हम लोग के पास पहुंचता था, वो पानी को फोड़ करके बर्बाद कर दिया गया। 2 महीना से हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल कोई हम लोग का पानी का दूसरा कोई स्रोत नहीं है, ना हम लोग के पास चापाकल है, ना ही भ्रष्ट मैनेजमेंट द्वारा हम लोग के लिए जो एक तालाब का सुविधा था, जो हम लोग सब पानी बंद होता था तो यहाँ से नहाते धोते थे, और उसको भी ये लोग भर रहा है, इसको भी झाँप रहा है। और यहाँ सूसी माइंस देव प्रभा जो करके है, उसका यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो डंपिंग होता है, 2 महीना 2.5 महीना पहले पाइप को पूरी तरह से उजाड़ के मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया है। पानी एक जरा भी नहीं हम लोग का, 2 महीना 2.5 महीना से हम लोग को पानी नहीं है। सारा पर्व त्योहार हम लोग ऐसे ही बीत गया। एक नदी नाला तालाब है, उसको भी भर दिया जा रहा है, और पानी का मतलब मैनेजमेंट का कान में जू नहीं रेंग रहा है कि इन लोगों को पानी चाहिए। और खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 12 में बोकारो स्टील के रिटायर्ड कर्मचारी ललन सिंह को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घटना देर रात की है, जहां बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग की थी। घायल का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल में चल रहा है। सिटी डीएसपी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। करके वो लेडीज थी, उसका हस्बैंड सजा यादव, उससे कोई बातचीत नहीं, दोनों तक बोलता था, कौन महिला से वो सच का बोलता था। हिंदी को यही काम है, आइए ना, इतना रात में हम नहीं आएंगे, आइए ना। अब कलर के पीछे आइए, तो 12 बैठवा के साइड में हम गए, वही भेजी आदमी को 3 को था मोटरसाइकिल पर। एक बार आके देख के चला गया, और दूसरा बार आया, गोली मार दिया। अभी ये सब चीज ऐसा कुछ नहीं आया, हालांकि अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, क्या है सारे चीज। रामगढ़ के पतरातू लेक में दिसंबर महीने के शुरू होते ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया है। झारखंड के अलावा यूपी, बिहार और बंगाल से लगातार पर्यटक यहां की खूबसूरती निहारने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहुंचने की वजह से नाविकों में भी खुशी की लहर है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। की शुरुआत हो चुकी है और पतरातू लेक में पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, कई जगहों से पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। हम सीधे पर्यटकों से जानेंगे, क्या नाम है, कहां से आई हैं? हम विदुषी सिंह, यूपी बनारस। अच्छा, पतरातू लेक पहली बार आई हैं? जी जी बिल्कुल। पहले इसके बारे में मालूम था आपको? नहीं, अभी मुझे 1 महीने पहले ही पता चला। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अभी तो हम उधर से आके इधर विजिट करने आए हुए हैं। अच्छा। अभी और भी चीजें यहाँ पे एक्सपोज करनी है, देखनी है। ज्यादा अच्छा क्या लगा? बोटिंग में क्या लगा? बोटिंग यहाँ पे बहुत अच्छी है। अच्छा, पहले घूम लिया आप? जी जी बिल्कुल। आपका क्या नाम? अनुराधा शुक्ला। आप कहाँ से? यूपी से ही। अच्छा, कैसा लगा यहाँ? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, बोटिंग करके तो मजा आ गया है। अच्छा, बोटिंग करके मजा आ गया जी। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है घूम के। तो इसके बारे में मालूम था आपको, लेक के बारे पहले से? नहीं, पहले नहीं मालूम था, झारखंड आए हम लोग तब मालूम पड़ा। अच्छा, तो इसलिए घूमने फर्स्ट टाइम इधर आई? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हम लोग। तो देख सकते हैं लगातार यहाँ पर पर्यटक जो है पहुँच रहे हैं। एक और पर्यटक, क्या आपका नाम है? परम यादव। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी बनारस से हूँ। बनारस से हैं? तो पतरातू लेक का कैसा लगा आपको? नहीं, हम लोगों ने देखा, गूगल पे सर्च किया कि क्या यहाँ पे मतलब टूरिज्म प्लेस है, तो पतरातू के बारे में ज्यादा ही अच्छा लगा। बनारस तो अपने आप में खूबसूरत है। नहीं, बनारस तो अपने आप में खूबसूरत है, क्या पूरे विश्व में खूबसूरत ही उसका। जी जी जी।
और झारखंड में नई सरकार का गठन हो चुका है। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 9 दिसंबर तक कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। ऐसे में नए मंत्रियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, एक खास रिपोर्ट। सरकारी अस्पताल की सुधरेंगे हालात। अस्पताल में अब नहीं होगी कोई परेशानी। डॉक्टरों की कमी होगी दूर। प्लान तैयार, अब बदलेंगे हालात। झारखंड के सरकारी अस्पताल का कायाकल्प होने वाला है। व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने जितना विजनरी आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने के लिए काम किया था, मैया योजना और सारा तरह की योजनाओं को ला करके स्वास्थ्य को भी रेवोल्यूशनाइज करके उस दिशा में देखना पड़ेगा। सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हमारी समझ है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों सरकार की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री को भी कई चैलेंज देखने पड़ेंगे। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, इसकी उम्मीद हर कोई नई सरकार से कर रहा है। हर कोई इस उम्मीद में है कि राज्य के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। आंकड़ों की अगर बात करें तो करीब 25,000 डॉक्टरों की कमी है। रिम्स में 30% डॉक्टर की कमी है। रिम्स एकेडमिक में सीट बढ़ाए जा सकते हैं। रिम्स में हर बैच में सिर्फ 180 बच्चे ही पढ़ाई कर पाते हैं, बढ़ाकर 250 करने की तैयारियां चल रही है। तो उसमें 2 तरह से इसके प्रयास किए जा रहे हैं फैकल्टी बढ़ाने के लिए। पहला तो सबको प्रमोशन हो रहा है, जिसे एपीएस के थ्रू हम लोग कहते हैं। तो प्रमोशन में लगभग काम खत्म हो चुका है, रिजल्ट आना बाकी है, जिसमें कुछ टाइम लग रहा है ना। 2-3 दिन के अंदर उम्मीद करती हूँ कि वो निकल जाएगा और उसके बाद फ्रेश अपॉइंटमेंट, जितने सीट खाली होंगे उसके हिसाब से फ्रेश अपॉइंटमेंट लिया जाएगा। कितने प्रतिशत डॉक्टरों की कमी? 30% तो है ही, क्योंकि उसमें कुछ हो रहा है कि बहुत लोग रिटायर होते जा रहे हैं, तो कमी होती जा रही है। कुछ लोग कभी ज्वाइन करके बहुत है, लेकिन कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसकी संभावना थोड़ी कमी है उनकी, लेकिन रिटायरमेंट होती जा रही है तो कमी है। रिम्स में सीट बढ़ाने को भी लेकर चल रहे 180। हाँ, 180 से 250। सिर्फ रिम्स ही नहीं, सदर अस्पताल के हालात भी ठीक नहीं है। यहाँ भी सुविधाओं का अभाव नजर आ रहा है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बाहर से खरीदते हैं, अंदर से नहीं मिलता है दवा? नहीं मिलता है, खरीदना पड़ता है, मिलते नहीं रहता है सर। हम लोग बहुत गरीब हैं, चावल हम लोग घर में चावल खाने का नहीं मिलता है सर। दवाई का पैसा कहाँ से ला रही है? मेहमान घर से मांगते हैं सर, उधार दिन उधारी कर करके, उसके बाद में हम लोग हमको चुकाना पड़ता है। कुछ किस विभाग में भर्ती है आपका मरीज? जी सर। कहाँ भर्ती है मरीज? ये रहा मेरा। दवाई का पैसा नहीं है? नहीं सर। नहीं, यहाँ नहीं मिलता है दवाई? नहीं मिलता है सर। अब देखना होगा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग की इन कमियों को कब तक दूर कर पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। रांची में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए रांची नगर निगम ने गेल के साथ 7.86 एकड़ में सीएनजी प्लांट बनाया है। इस प्लांट के रॉ मटेरियल के रूप में गीले कचरे की जरूरत होती है, जिसे नगर निगम पूरा कर रहा है। 150 मैट्रिक टन कचरे से हर दिन 5000 किलो सीएनजी तैयार होता है और हर दिन 25 टन ऑर्गेनिक खाद भी बनाया जाता है। लेकिन ये प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। इसकी वजह से सही मात्रा में कचरा नहीं मिलना। अभी निगम 15 से 20 टन ही कचरा मुहैया करा पा रहा है। नई एजेंसी की ओर से कचरा उठाव शुरू करने के बाद हालात में सुधार की उम्मीद है। उसमें प्लांट की फुल कैपेसिटी पे चलने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट करीब 50 से 60 एमटी डेली का है। वर्तमान में हम लोग जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं अभी, वो गेल को उपलब्ध कराया जा रहा है। अभी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए एजेंसी यहाँ पर चयनित हुई है और एक बार वो अपना कार्य शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और बढ़ोतरी आएगी। पहले हम लोग को घर घर जा करके मोहल्ले में लोगों के साथ बैठक करके ये व्यवस्था करनी चाहिए, लोगों को प्रशिक्षित करनी चाहिए कि आप गीला अलग रखें, सूखा अलग रखें। अगर संभव हो तो रखने का बर्तन भी हम लोग उपलब्ध रांची नगर निगम के माध्यम से किया जाए, जिससे कि लोग अलग अलग रखेंगे। निश्चित रूप से जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो लोग अलग रखेंगे। अब प्लांट भी चल पड़ेगा
शहर भी साफ और सुंदर होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।